आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का इकोनॉमिक का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? ये क्या लिखा हुआ है? और ये क्या लिखा हुआ है? मतलब क्या हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी? वो एक्टिविटी या वो काम जिसको करने से पैसा मिले उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? गुड्स प्रोडक्शन, सामान बनाना और सर्विस प्रोवाइड करना। सामान बनाना मतलब हर वो सामान जो तुम बना रहे हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके बदले तुमको पैसा मिले। और सर्विस प्रोवाइड करना मतलब हर वो सर्विस प्रोवाइड करना जिससे आदमी पैसा कमाए। जैसे मैं एक ट्यूशन ले रहा हूं, कोचिंग पढ़ा रहा हूं, बदले में पैसा लूंगा, तो ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाई की दुकान है, बार्बर, वो तुम्हारा दाढ़ी बनाएगा, बाल काटेगा, तो वो भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए? ब्यूटी पार्लर में जाओगे, डेंटिंग पेंटिंग कराओगे, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिम जाओगे, बॉडी बनाओगे, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब हर वो चीज जहां पे तुम पैसा दे के सर्विस ले रहे हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। मोबाइल रिचार्ज करा रहे हो, मोबाइल कंपनी तुमको डाटा दे रही है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, क्या चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती? जैसे खंडेलवाल बच्चा रहा होगा तो खंडेलवाल की मम्मी खंडेलवाल को गोदी में खिलाती होगी, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि बदले में उसकी मम्मी को पैसा नहीं मिलता होगा। माँ अपने बच्चे को खिलाती है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में होती है। माँ घर के लिए खाना बनाएगी, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर माँ दूसरे के घर में खाना बना रही है, बदले में पैसा लेके आ रही है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है। लंगर में जाके सेवा करते हैं, बर्तन धोते हैं, जूते साफ करते हैं या भंडारा करवाते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दान पुण्य का काम करो, मंदिर में जाके सेवा करो, मस्जिद में जाके सेवा करो, गुरुद्वारे में जाके सेवा करो, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। ये देखो, तो सीधा सीधा रूल क्या है? ये लिखा हुआ है क्रूशियल रूल। क्रूशियल रूल्स मीन्स एक्टिविटी मस्ट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विस फॉर मनी। सामान या सर्विस मनी के लिए करें उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब हमारी एक्टिविटी को 3 भाग में बांटा हुआ है, एग्रीकल्चर और उससे जुड़ा हुआ, दूसरा इंडस्ट्रीज और तीसरा सर्विस। ठीक है। हमारा जो इंडिया है वो 60% जो कमाई करता है वो एग्रीकल्चर से कम करता है, क्योंकि 75% लोग आज भी गांव में रहते हैं और 25% लोग शहर में रहते हैं। तो इंडिया का मेन काम क्या है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए और क्या क्या करते हैं? जानवर पालते हैं, जैसे मुर्गी, मछली, बकरी और मधुमक्खी। इसके
अलावा फार्म से रिलेटेड और क्या करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, इन सब से जो भी कमाई होती है वो एग्रीकल्चर में गिनाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज। शहर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रहती है, उस इंडस्ट्रीज में लाखों मजदूर काम करते हैं, बड़े लोग काम करते हैं, बड़े लोग उनको रन करते हैं, छोटे लोग काम करते हैं। तो इंडस्ट्रीज से ज्यादा पैसा आता है, इंडस्ट्री कमा के देती है, एग्रीकल्चर उतना नहीं कमाती। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ क्या है, पिछड़ा हुआ है, साल में एक बार एग्रीकल्चर होता है और बाकी टाइम बैठ के आराम करते हैं। तो इंडस्ट्रीज में पैसा ज्यादा है, एग्रीकल्चर में पैसा कम है। और तीसरा है सर्विस। सर्विस में क्या क्या आ जाएगा, ये जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये सर्विस आ जाएगा। इसके बाद बैंकिंग आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, रेलवे आएगा, ये सब सर्विस में आ जाएगा। लिखा है ना, एग्रीकल्चर में डिपेंड प्राइमरी और नेचर। ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर, जिस साल पानी अच्छा गिरा उस साल एग्रीकल्चर अच्छा होता है, जिस साल पानी अच्छा नहीं गिरा उस साल एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा। इंडस्ट्रीज, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मशीन और लेबर के ऊपर। सर्विस, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोफेशनल के ऊपर और सपोर्ट के ऊपर। देखो, एक अच्छा टीचर ही अच्छे से पढ़ाएगा क्योंकि इसके पास स्किल है। एक अच्छा बार्बर, एक अच्छा नाई अच्छी कटिंग करेगा। तो इसमें क्या चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर अच्छा इलाज करेगा। अच्छा, एग्रीकल्चर में क्या है, फार्मिंग है, खेती किसानी, फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री में खेत के जंगल के अंदर जाके क्या करते हैं, जड़ी बूटी बीन के लाते हैं, तेंदुपत्ता, महुआ, हर्रा, जिससे दवाई बनती है। तो जंगल में जाके बीन बीन के लाते हैं, उसको लाके बेचते हैं। फिशरी मतलब मछली पालना। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवर पालना, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली और मुर्गी। अच्छा, फैक्ट्री में क्या क्या बनता है, बम्बू बास्केट, टोकरी, सीमेंट की फैक्ट्री, लेदर फैक्ट्री मतलब जूते चप्पल बनते हैं, बेल्ट बनते हैं। तो ये सब इंडस्ट्री में आ जाएगा। सर्विस में क्या आ जाएगा, डॉक्टर, वकील, लीगल प्रैक्टिशनर, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स मतलब ट्रांसपोर्ट वाले, बैंकिंग, ये सब किसमें आ जाएगा, सर्विस में आ जाएगा। सर्विस में भी तुम अपने मर्जी से लिख सकते हो दो चार नाम। अच्छा, अब है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को तीन भाग में बांटा हुआ है। पहला है कॉटेज इंडस्ट्रीज, सेकेंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और थर्ड है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज को बोलते हैं लघु उद्योग, जो घर में भी आदमी खोल के बैठ सकता है। छोटा सा मशीन, एक कमरा, उसके अंदर अगर कोई बिजनेस कर रहा है उसको कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इसमें जनरली 50 लाख के अंदर जो काम करते हैं, छोटा मोटा सेटअप डाल के, उसको कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इसमें क्या क्या बनाते हैं, बम्बू का बास्केट, छोटा मोटा दोना पत्तल की फैक्ट्री, वो बाइंडिंग का काम, लिफाफा बनाना, मतलब एक छोटे से कमरे में बना ले। इसमें मजदूर कहाँ के लगते हैं, ज्यादातर फैमिली मेंबर ही काम आते हैं। ये दिया हुआ ना, फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर आएंगे और
ज्यादा मशीन का यूज नहीं करते, ज्यादातर हाथ से काम करते हैं। तो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज में यही सब चीज होता है। लिखना होगा तो इसी को पॉइंट पॉइंट में लिखना। अब आ जाओ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है कि कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ा लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री से छोटा। ये छोटे छोटे शहरों में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, थोड़ी बहुत घर से बड़ी लेकिन बड़ी इंडस्ट्री से छोटी, उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें थोड़ा कैपिटल ज्यादा लगता है, मतलब पैसा ज्यादा लगता है, लेबर भी ज्यादा लगेगा, छोटी या मीडियम मशीन लगेगी। जैसे राइस मिल है, राइस मिल को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। राइस मिल में 20-25 मजदूर काम पे अगर लगते हैं, 20-25 मजदूर से काम हो जाता है, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, छोटी मोटी मशीन लगेगी, 2-4 लाख की मशीन लगती है, और उसी में वो लोग काम करते हैं, धान को चावल में बना कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज हो गई वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती है। फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ये लिखा भी है ना। हाई कैपिटल, कैपिटल बहुत ज्यादा, मैसिव लेबर फोर्स, बहुत ज्यादा लेबर लगते हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज 24 घंटे चलती है, 1 मिनट भी बंद नहीं कर सकते। अगर 1 मिनट भी बंद कर देंगे तो जो उसका जो मशीन है वो खराब हो जाएगा। लोहे की इंडस्ट्रीज है, लोहा जो बनाते हैं वो भी 1 सेकंड भी बंद नहीं होती, 1 मिनट भी वहां लाइट गोल नहीं होता। उनका खुद का जनरेटर रहता है, खुद लाइट बनाते हैं वो लोग। जैसे हमारे यहाँ पावर कट होता है, वहां पे पावर कट नहीं होता। पावर कट हो गया तो उनका मशीन ही कट जाएगा। मशीन के अंदर जितना भी जो सामान है वो जम के सॉलिड बन जाएगा और फिर मशीन काम करना बंद कर देगा। तो सबको पिघलाना पड़ता है और पिघला के उसमें से निकालना पड़ता है लिक्विड स्टेट में, और फिर उसको नए नए चीज बनाते हैं। तो वहां 24 घंटे लाइट रहता है, और मजदूर भी 3 शिफ्ट में काम करते हैं, 8-8 घंटे के। 3 शिफ्ट में काम करेंगे तो मजदूर भी ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो सीमेंट इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज, ये इसके एग्जाम्पल है। समझ गए? इंडस्ट्री 3 प्रकार का होता है। तो अच्छा, एक्सचेंज ऑफ मीडियम क्या है? एक्सचेंज ऑफ मीडियम क्या है? पैसा, 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 पैसा। एक्सचेंज ऑफ मीडियम पैसा है। हम लोग अब जैसे मान लो छोटे 2-4 लोग रहते, छोटा सा गांव रहता, तो मेरे पास कोई सामान है, अपना सामान दूसरे को दे दिया और उसके पास जो सामान है ले लिया, ऐसा चलता। इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बहुत पहले जब आदमी पहली बार शहर में रहना चालू किया था, कपड़ा पहनना चालू किया था और साथ में रहना चालू किया था, तो बार्टर सिस्टम था। तेरे पास जो सामान है मेरे को दे दे, मेरे पास जो सामान है तू ले ले। तो बार्टर सिस्टम की परेशानी क्या थी? अब मेरे पास चावल पड़ा है और मेरे को दूसरा चीज चाहिए, लेकिन सामने वाले को नहीं चाहिए चावल, तो मैं तो दूसरा चीज तो खरीद ही नहीं पाऊंगा। और भी बहुत सारी परेशानी थी, एक्सचेंज का परेशानी कि कितना चावल के बदले कितना दूसरा चीज मिलेगा। जैसे कुम्हार लोग मटका बनाते थे, किसान लोग चावल उगाते थे,
तो कितने मटके के बदले कितना चावल लेना है, ये सब समस्या थी। तो ये सब समस्या को दूर करने के लिए पैसा लेके आए, नोट सिस्टम। पहले सिक्का चलता था, अलग अलग जमाने में अलग अलग सिक्का चलता था। अपना लोहे का सिक्का था, तांबे का था, सोने का था, चांदी का था, अलग अलग जमाने में अलग अलग सिक्का चला। आज हमारा देश और पूरी दुनिया कागज के नोट चलाती है। इन फ्यूचर प्लास्टिक मनी चला अभी कुछ दिन, एटीएम कार्ड। अब डिजिटल मनी चल रहा है, हर छोटा बड़ा पेमेंट है वो ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं। फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, इसके थ्रू करते हो अब। तो अब ये सिस्टम चल रहा है। अब जैसे तुम एक कप चाय भी पिए 10 रुपए का, तो 10 रुपए पेमेंट करने के लिए 10 रुपए ना दे के क्या कर रहे हो, ऑनलाइन कर दे रहे हो। तो ये एक सिस्टम हो गया है। उसके अकाउंट में 10 रुपए जुड़ जाएगा, तुम्हारे अकाउंट से 10 रुपए कम हो जाएगा। तो अभी झंझट नहीं है, पहले बहुत झंझट था जब ये सिस्टम नहीं था। अब जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि 500 किलो शक्कर, 100 लीटर दूध और 10 आंख का ऑपरेशन, टोटल बिल है बना है 68,000 का। कैसे देंगे 68,000? क्या सामान देंगे 68,000 का? अगर बार्टर सिस्टम रहता तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाता। अब डॉक्टर को चाहिए ही नहीं, सामान ही नहीं चाहिए, डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन करके सामान लेके, इतना दूध और इतना शायद है शक्कर लेके क्या करेगा? पिएगा थोड़ी इतना दूध, फेंकना पड़ेगा। दूध तो एक दिन में खराब हो जाता है, तो दूध वाला क्या करेगा? पैसा देगा उसको, डॉक्टर को। तो अभी ये सिस्टम लागू हो गया है बहुत दिनों से और लेन देन आसान हो गया है। ठीक है, अच्छा, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है कि सामान कैसे बनता है। सामान सबसे पहले कहां उगता है? खेतों में। स्टेप 1 देखो क्या लिखा हुआ है, 100 किलो चावल बेचा, कितने में बेचा? 1,000 रुपए में बेचा, लिखा है ना। कौन बेचा? कौन बेचा है? फार्मर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया? एग्रीकल्चर। अब ये 100 रुपए का, 1,000 रुपए का चावल 100 किलो बेचा है। स्टेप 2 राइस मिल में क्या हुआ? 100 किलो चावल से इसने 60 किलो राइस बनाया, उसमें से भूसा वूसा बाकी कचरा वचरा अलग किया, ये सेकेंडरी हो गया। और कितने में बेचा इसको? 1,200 में। ठीक, अब थर्ड स्टेप में दुकान में दुकान वाला हमको क्या बेचा? 55 रुपए किलो वो बेच रहा है, पफ राइस मतलब मुर्रा। और ये कितने में बेचा? 2,750 रुपए में। तो ये क्वेश्चन है आता है तुम्हारा कि कैसे कोई प्रोडक्ट बनता है और कैसे वो सेल होता है। तो ये को प्राइमरी प्रोडक्ट बोलते हैं, जो फार्मर जो उगाता है। और जो से राइस मिल में जो भी सामान बना वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाता है, उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। और लास्ट में क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट बनता है और हमको फाइनल प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। जैसे साबुन हो गया, फाइनल प्रोडक्ट है। जो लोहे का, जो लोहा हम यूज कर रहे हैं वो फाइनल प्रोडक्ट है। वो लोहा भी ऐसे निकलता है, जमीन से निकलेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद स्पंज आयरन मिल में जाएगा, वहां से फिर रोलिंग मिल में जाएगा, और उसके बाद रोलिंग मिल वाला हम लोग यूज करते हैं।
हर वो चीज, जैसे ये तुम कपड़ा जो पहने हो, कपड़ा भी पहले कहाँ है, खेत में उगता है, खेत से उसको कहा जाएगा सेकेंडरी मिल, वहां पे उसको धागा बनाएंगे, धागा से फिर वो थर्ड मिल में जाएगा, उससे कपड़े बनाएंगे, और कपड़े से फिर वो क्या बोलते हैं, शोरूम में आएगा, दुकान में आएगा, दुकान से तुम खरीद के लाओगे, पहनोगे। तो सबको रोजगार मिलता है और एक सिस्टम से चलता है, और सबको काम मिलता है और इससे सब कमाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब उसी का एग्जाम्पल दिया है, कितने का बिका, 2750 रुपए का बिका मुर्रा, मुर्रा 2750 का बिका। और मुर्रे का खर्चा कितना था, अगर सब खर्चा को जोड़ेंगे, 100,000 रुपए का चावल, 1200 रुपए का राइस मिल का, 2700, ये तो कितना हो गया, 4950 रुपए, 4950। क्या ये सही है, गलत है। पहले हमारे यहाँ जो वेट लगता था वो ऐसे ही लगता था, चावल पे अलग लगेगा, मुर्रे राइस मिल पे अलग लगेगा, इस पे अलग लगेगा। अब इसको हटा दिए हैं, हटाने के बाद सीधा अपन 2750 रुपए पे टैक्स लगाते हैं, जीएसटी लगती है, 2750 पे जीएसटी लगेगी, और अपना अपना हिस्सा किसान, मिल वाला और दुकानदार देंगे, और बचा पैसा कस्टमर देगा। अभी देखते हो ना, जीएसटी 8%, 11%, 17% जो जीएसटी है, 17-18%। तो ये जीएसटी प्रोडक्ट पे लगाते हैं, एक बार लग गया उसके बाद वो धीरे धीरे कम होते जाता है। जैसे ये फैक्ट्री है, 1000 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, इसमें 200 रुपए जीएसटी लगा दिया, तो ये 1000 और 200 कितना हो गया, 1200 रुपए। तो ये 200 रुपए गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है, ये वाला पैसा। अब ये 1000 का प्रोडक्ट है, ये थोड़ा सा कमा के बेचेगा, तो कमा के बेचेगा, तो मान लो ये 1100 रुपए में बेच रहा है, तो 1100 रुपए में इसको बेचा, और 200 रुपए में इसका टैक्स मान लो 50 रुपए है, तो ये अपना 50 रुपए काट देगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट फैक्ट्री वाला है ना, ये फैक्ट्री है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर को 150 लेगा, ये कम कर देगा और ये बढ़ा देगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर से टोटल कितना लेगा, 1250 रुपए लेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, अपना हिस्सा जोड़ेगा इसमें, ये 1200, 1100 की जगह ये 1200 ले लिया, और ये अपना 50 रुपए कम कर दिया, तो ये ले लिया 100 रुपए, ये डीलर ले लेगा, समझे। अब डीलर से ये 1200 का ये 1300 ले लिए, अपना मार्जिन, और 50 रुपए, ये कितना हो गया, 1350 रुपए, ये कस्टमर आ गया। अब समझे, बात समझ में आ रही है। सामान कितने में बनाया, 1000 रुपए में, और 200 रुपए गवर्नमेंट को जीएसटी दे दिया, किसके बदले, डिस्ट्रीब्यूटर के बदले, डीलर के बदले, कस्टमर के बदले, तीनों के बदले मिला के 200 रुपए दे दिया। इसका हिस्सा कितना था, मात्र 50 रुपए था, तो अपना 50 रुपए काट के 150 रुपए डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से वसूल लिया, और अपने सामान में
कमाई 100 रुपए जोड़ लिया, तो ये इसको 1250 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, आगे छोटे डीलर को बेचेगा। तो ये अपनी कमाई 100 रुपए जोड़ लिया, 11 से 1200 हो गया, और जो टैक्स था, टैक्स में अपना हिस्सा 50 रुपए कम करके 100 रुपए इससे वसूलेगा डीलर से। तो इसका रेट कितना हो गया, 1300 रुपए। यहाँ पे रेट कितना था, 1200 था ना, 1200 दोनों पैसा मिला के वो। अब ये क्या करेगा, हमारे को देगा, कस्टमर को देगा, तो कितने में लेगा, इसका 100 रुपए बढ़ा दिए, 1300 कर दिया, और ये अपना हिस्सा काट दिया 50 रुपए, और 50 रुपए कस्टमर से लेगा। तो मतलब हमारा भी जो जीएसटी है वो कौन पटाता है, फैक्ट्री पटा देती है, और काट के हमारा हिस्सा लेता है। आज यही सिस्टम चलता है, इसको बोलते हैं जीएसटी सिस्टम। पहले क्या होता था, वेट चलता था, वैल्यू एडेड सिस्टम, उसमें ये भी टैक्स देगा, ये भी टैक्स देगा, ये भी टैक्स देगा, और ये भी टैक्स देगा। चारों जन टैक्स देते थे। अब चारों जन टैक्स देते थे तो टैक्स का गोलमाल हो जाता था कई बार, और जो आदमी देता था तो ज्यादा दे देता था, तो जो दे रहा उसका नुकसान होता था, और कई लोग बच निकलते थे। तो इसीलिए ये जीएसटी सिस्टम लाए, और जीएसटी सिस्टम में टैक्स ऐसे जाता है हर चीज का। इवन ये जो पेन है ना, पेन का भी टैक्स वैसी है, जहां जहां से बन के गुजरा है हर आदमी इसका टैक्स दिया। ये जो चार्ट बना है ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तुम्हारे को बता रहा था ना मैं, ये क्वेश्चन आएगा और अच्छे से समझ लो। जो 9th पढ़ चुका है वो जानता होगा ये क्वेश्चन आया होगा, अभी आया था एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, अरे आया होगा ना यार, इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान नहीं दिया होगा। अब ये देखो, चावल कीमत 100 रुपए, सॉरी 1000 रुपए, राइस बन गया 1200 रुपए में, और इंटरमेट इसको 1000 रुपए घटाए तो ये कितना हो गया, 200 रुपए। पफ राइस 2750 रुपए, इसमें इसका राइस की कीमत घटा दे और इसकी कीमत घटा दे तो ये 1550 रुपए। तो हमारे पास टोटल कितने का पैसा देंगे, 2750 रुपए का हम टैक्स से देंगे। ठीक है, ये चार्ट याद करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है, पूरे देश की जितनी पॉपुलेशन है हमारे देश में, हर आदमी कोई ना कोई काम करता है, हर आदमी कोई ना कोई काम करता है, सर्विस करता है या सामान बनाता है। तो टोटल फाइनल प्रोडक्ट प्लस टोटल सर्विस के बदले जितना पैसा आता है वो जीएसटी कहलाती है, जीडीपी कहलाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब फाइनल गुड्स प्लस ऑल सर्विस। फाइनल गुड्स की जितनी कीमत रहती है और जितना सर्विस से कमाते हैं एक साल के अंदर हमारे पूरे देश में, वो हमारी जीडीपी है। और जीडीपी से कैलकुलेट होती है कि देश कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, अमीर है कि गरीब है, ये जीडीपी तय करती है। जिस देश की जीडीपी अच्छी रहेगी उसको अच्छा देश माना जाएगा, डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा। जिस देश की जीडीपी खराब रहेगी उसको गरीब देश मानते हैं और कमजोर देश मानते हैं। जीडीपी के कारण ही सामान का रेट कम ज्यादा होता है। जैसे पाकिस्तान में 400 रुपए 500 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है,
हमारे यहाँ 110 120 रुपए किलो पेट्रोल लीटर मिल रहा है पेट्रोल। क्यों? क्योंकि वहां की जीडीपी खराब है। पाकिस्तान में दूध 400 रुपए लीटर हो गया था, हमारे यहाँ 70 80 रुपए लीटर में दूध आता है ना। क्यों? क्योंकि हमारी जीडीपी अच्छी है पाकिस्तान से। अमेरिका की तुलना में हमारी जीडीपी खराब है, तो हम अमेरिका में सामान सस्ता मिलता है, हमारे यहाँ सामान महंगा मिलता है। तो जीडीपी जितनी अच्छी रहेगी सामान उतना सस्ता रहेगा और लिविंग स्टैंडर्ड आदमी का उतना ऊंचा रहेगा। आज अमेरिका के हर घर में एसी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, भिखारी लोग भी एसी में सोते हैं। और अमेरिका का हर घर बहुत बड़ा बड़ा है, 8-8 कमरे 10-10 कमरे वाले मकान में रहते हैं, एक एक अमेरिकी। और हम लोग एक कमरे में 8-8 10-10 लोग रहते हैं। ये फर्क है। क्यों? क्योंकि वहां की जीडीपी बढ़िया है, सब लोग कमाते हैं। यूरोप की जीडीपी अच्छी है, यूरोपियन कंट्री अच्छा खासा कमाती है, और एशियन कंट्री जो है वो कमजोर है। तो यहाँ की जीडीपियां सब जगह कमजोर है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, सब कमजोर है। सिर्फ चाइना जबरदस्त है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है आज सिर्फ चाइना। ये देखो, ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का जीडीपी दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में जीडीपी कितनी थी हमारी? छत्तीसगढ़ में हम लोग कितना कमाते थे 2004-5 में, जब तुम लोग पैदा नहीं हुए थे या पैदा होने वाले थे, नहीं हुए थे तुम लोग, तो 10-12 में पैदा हुए हो ना सब। हाँ, 2000 तुम्हारे पैदा होने से पहले छत्तीसगढ़ में 47,862 करोड़ की जीडीपी थी। इतना कमाते थे हम लोग एक साल में, पूरे छत्तीसगढ़ वाले। इसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा था 22%, इंडस्ट्रीज का था 44% और सर्विस का था 34%। ये दिखा? ये वाला। और जब तुम लोग पैदा हुए 1-2 साल के रहे थे, तब ये कितना हो गया? 1,08,42 करोड़ हो गया, मतलब 40 जस्ट डबल हो गया। एग्रीकल्चर का 18,727 करोड़, इंडस्ट्रीज का 42,282 करोड़ और सर्विस सेक्टर का 39,833 करोड़। जीडीपी हर साल ग्रोथ होती है। क्यों ग्रोथ होती है? क्योंकि पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है। हर साल बच्चे जवान होते हैं, 18 साल 20 साल के होते हैं, तो 18 साल 20 साल का बच्चा काम करेगा ही, बैठ के तो माँ बाप खाने नहीं देंगे। चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, हर कोई काम करता है, तो जीडीपी तो बढ़ेगा ही। ठीक है। अब देखो जीडीपी, ये जो पहाड़ बताया हुआ है, पहाड़ में जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये तो जीडीपी हो गई हमारी। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये नॉन जीडीपी है। नॉन जीडीपी क्यों है और नॉन जीडीपी इतना बड़ा क्यों दिखा रहा है? और खंडेलवाल डायरेक्ट इतना बड़ा तो पैदा नहीं हो गया, शुरू में पैदा हुआ होगा तो कितना बड़ा होगा? छोटा सा होगा। रोता गाता होगा तो इसकी मम्मी इसको दूध पिलाती होगी,
और क्या बोलते हैं, बिस्तर गंदा करता होगा तो इसकी नैपी बदलती होगी, उसका पैसा लेती होगी क्या? नहीं। इसको बचपन में उठ के बैठ नहीं सकता होगा तो उसको नहलाती होगी, इसको कपड़ा पहनाती होगी, उसका पैसा नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि बेटा है। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो लेडीज है, महिलाएं हैं, वो बहुत काम करती है, पर उनका काम तो जीडीपी में नहीं गिना जाता, क्योंकि वो बदले में पैसा नहीं लेती। खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, तुम्हारा साफ सफाई करना है, लकड़ी इकट्ठा करना है। आज भी बहुत सारे लोग लकड़ी में खाना बनाते हैं। तो ये अनपेड वर्क है। अनपेड वर्क पेड वर्क से ज्यादा है। तो अनपेड वर्क दिखता नहीं है। अब हम लोग को क्या लगता है, घर में इज्जत किसकी होती है? बाप की इज्जत होती है। बाप पैसा कमा के ला रहा है। माँ की इज्जत नहीं होती। माँ को सोचते घर में बैठ के टाइम पास करती है, पर एक्चुअल में होता क्या है, बाप से ज्यादा काम माँ करती है। बाप का काम क्या होता है? सवेरे 8 बजे 9 बजे आराम से सो के उठेगा, उठने के बाद फ्रेश होगा, नहाएगा धोएगा, नाश्ता करेगा, टिफिन उठाएगा, अपने काम में जाएगा। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में जाएगा, सर्विस है तो अपनी दुकान खोलने जाएगा, नौकरी कर रहा है तो अपनी नौकरी में जाएगा, चला गया। शाम के समय आया, तो फिर उसको चाय नाश्ता मिल जाएगा, फिर उसके बाद मोबाइल लेके बैठ जाएगा, नहीं तो टीवी लेके बैठ जाएगा। रात को खाना मिला, खाना खाया, थोड़ी देर गपशप किया और फिर जाके सो गया। बाप का रूटीन है ये। और माँ की रूटीन, बाप उठता है 8-9 बजे, माँ उठती है 6 बजे। 3 घंटा पहले से चालू होता है माँ की रूटीन। पानी वानी भरेगी, भाई बाकी सब पानी है तो ठीक है, पीने का पानी भरना पड़ेगा। सुबह सुबह फ्रेश होएगी, नहाएगी धोएगी, चाय बनाएगी, सबको चाय पिलाएगी, फिर नाश्ता बनाने जाएगी, नाश्ता कराएगी, फिर बच्चे लोगों को तैयार करेगी। बच्चे भी इतने हरामी, 8-8 9-9 बजे तक नहीं उठते, मार मार के उठाना पड़ता है। बच्चों को रेडी करके, जिनको ट्यूशन भेजना है ट्यूशन भेजेगी, स्कूल भेजना है स्कूल भेजेगी, उनका टिफिन तैयार करेगी, बाप का टिफिन तैयार करेगी। फिर उसके बाद घर का बाकी सारा काम काज है, झाड़ू पोछा खुद करना है तो खुद करेगी, भाई है तो भाई से करवाएगी। भाई से करवाने के बाद भी झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत साफ सुथरा करना ही पड़ता है, चाहे कितने भी पैसे वाली बीवी क्यों ना हो, मतलब महिला क्यों ना हो। भाई लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। वो सब करने के बाद थोड़ा देर, 1-2 घंटा दिन शाम के समय, दोपहर के समय आराम करेगी। शाम से फिर सिस्टम चालू हो जाएगा, चाय नाश्ता, फिर रात का खाना, बच्चे लोगों का होमवर्क करवाना, बच्चे पढ़ रहे नहीं है तो उनको उंगली करना, फॉलो अप लेना। बाप कभी नहीं जाता कोचिंग में कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हमेशा माँ जाती है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। माँ को डबल टेंशन रहती है। एग्जाम के दिनों में बच्चों का एग्जाम नहीं होता, बच्चों की माँ का एग्जाम होता है। बच्चे तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, माँ लोग रात भर बच्चों को बैठा के पढ़ाएंगे, कभी दूध पिलाएंगी, कभी कॉफी पिलाएंगी, सोचेंगी कि बच्चों को कोई परेशानी मत हो। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठाएगी कि जा बेटा पेपर दे के आ। तो ये सब काम ऐसे हैं जिसका माँ को कोई पैसा नहीं मिलता। तो इसलिए माँ लोगों का काम बाप के काम से ज्यादा है। और ये जो डायग्राम दिखा रहा है कि ऊपर वाला काम पापा लोगों का है, नीचे वाला काम मम्मी लोगों का है, ये रियलिटी है। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट है इसमें?
मम्मी लोगों का 24 घंटे का रिपोर्ट कार्ड। मम्मी को कितना काम करना पड़ता है। जो लाल लाल दिख रहा है वो मम्मी लोगों को काम करने का टाइम है। देख लो, दिख रहा है लाल लाल ज्यादा। जहां जहां लाल लाल है इसको घंटे के अनुसार समझ लो। 1 से 12, 1 बजे रात का 1 बज रहा है, 4 बजे जो दिखा रहा है 4-5 वो सुबह का समय है, और 20 बज रहा है मतलब रात का 8 बजे है। इतने देर ऊपर जो खाली दिखता है ना, वही समय मम्मी लोग का रहता है आराम करने का, रात को 8 बजे के बाद से सवेरे 4 बजे तक। तुम लोग को डेली रूटीन में बोले 4 बजे सवेरे उठो तो कभी नहीं उठोगे। घूमने जाना है, पिकनिक जाना है तो और बात है, बाकी ऐसे बोलो 4 बजे उठ जा तो कभी नहीं उठोगे तुम लोग। ये रूटीन है। ये गांव का हिसाब किताब है। गांव का आदमी और गांव की महिला। गांव का आदमी 25% पेड वर्क करता है और 73% अनपेड वर्क, सॉरी नॉन वर्क है। नॉन वर्क मतलब घर में इधर उधर बैठा रहता है। गांव की महिला 14% अनपेड वर्क करती है और 20% पेड वर्क करती है, और 66% नॉन वर्क करती है। पेड वर्क कैसे करती है गांव की महिलाएं? वो खेत में काम करने जाती है। किसी खेत में काम करने गई तो बदले में उनको मजदूरी मिलती है, वो क्या बोलते हैं उसको, रेजा कुली का काम बोलते हैं ना, वो करने जाती है। ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट है इस चैप्टर में?